हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का लेसन 1 मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म। ये वीडियो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Question number 1. What is colonism and how does it differ from imperialism? Colonism is a system of domination or subordination where one country establishes administrative and economic control over another. It is primarily exploitative and involves the establishment of settlements or colonies by a dominant country in the controlled territory. कॉलोनिज्म जो सिस्टम है वो डोमिनेशन का सिस्टम है, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कंट्रोल पर अपना वर्चस्व स्थापित करती है, अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। और ये प्राइमरी एक्सप्लोटेटिव नेचर की होती है, जो कि ये अपनी सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करती है उस कंट्रोल टेरिटरी पे, और वहाँ पर कॉलोनीज़ का फॉर्म करती हैं। The Oxford English Dictionary define a colony as a country or area under the control of another country, typically occupied by settlers from the controlling country. Similarly, Collins English Dictionary highlighted the exploitative aspect of colonism by defining it as the policy of acquiring and maintaining colonies, especially for exploitation. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें ये बताया गया है कि जो कॉलोनीज़ है वो जो टर्म है ये बेसिकली उसको रेफ़र करता है जहाँ पर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के कंट्रोल में होती है, और उस पर दूसरी कंट्री के सेटलर जो है वो अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं और साथ ही साथ उस कंट्री को रूल करते हैं। साथ जैसे कि इंग्लिश कॉलन डिक्शनरी जो है उसमें भी इसके एक्सप्लोटेटिव नेचर को हाईलाइट किया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि कॉलोनिज्म जो है वो एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर वो दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज और इकोनॉमिक कंट्रोल को एक्वायर करती है और अपनी कॉलोनीज मेंटेन करती है, स्पेशली फॉर एक्सप्लोटेशन. On the other hand, imperialism is broader than colonism. It is driven by the ideology of dominance and expansion of power across the globe. While colonism often refers to direct control and settlement, imperialism includes indirect control through political or economic means. For example, colonism focuses on the activity of periphery colonies, where imperialism represents the overreaching strategy of center, the imperial state. जो इम्पीरियलिज़म का कॉन्सेप्ट है वो कॉलोनिज़म के कॉन्सेप्ट से काफ़ी ब्रॉडर है। जो इसकी आइडियोलॉजी है वो इम्पीरियलिज़म की, वो बेसिकली है कि अपना डोमिनेंस स्थापित करना दूसरे राज्यों पर, और साथ ही साथ अपने पावर का एक्सपेंशन करने के लिए पूरे ग्लोब में अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करना। और जहाँ पर कॉलोनिज़म जो है वो रेफ़र करती है डायरेक्ट कंट्रोल और सेटलमेंट्स को, और वहीं पर इम्पीरियलिज़म जो है वो उसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो मीन्स होते हैं वो उसके थ्रू उस कंट्री को कंट्रोल करते हैं। कॉलोनिज़म जो है वो फोकस करती है एक्टिविटी एट द कॉलोनी, यानी कि वो कॉलोनीज इस्टेब्लिश करती हैं कॉलोनिज़म में। और जहाँ पर इम्पीरियलिज़म है वो रिप्रेजेंट करती है ओवर रीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ द सेंटर, यानी कि एक खुद की इम्पीरियल स्टेट क्रिएट करना। Question number 2. How do the three perspective liberalism, Marxism and post-colonism interpreted colonism in India? Liberalism, part of capitalist expansion. Liberal view colonism as a phase of economic and political growth tied to capitalist expansion. For example, the British colonized India to secure raw materials and market for their industrial good. इसमें हमें इस बारे में पढ़ना है कि लिबरलिज़म की क्या पर्सपेक्टिव है और मार्क्सिज्म के क्या पर्सपेक्टिव है, और पोस्ट कॉलोनिज्म के। जो लिबरलिज्म है वो एक पार्ट है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का, जहाँ पे लिबरल जो है वो कॉलोनिज्म को एक ऐसे फेस के उसमें देखते हैं जहाँ पर वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन को इस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ब्रिटिश ने जो कॉलोनाइज्ड इंडिया को, मतलब इंडिया को जब कॉलोनाइज किया था, तो वो रॉ मटेरियल्स को सिक्योर करके अपने मार्केट को अच्छे करने के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स को बेटर करने के लिए वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। यूनिफाइड वर्ल्ड सिस्टम. India was increasingly integrated into the global capitalist system, where its economy became
subservient to the demand of the British market. This was seen as a totally and unified structure of the world system. इसमें हमें जो एक यूनिफाइड वर्ल्ड सिस्टम है उसमें बताया गया है कि जो भारत का ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जटिल था और वो इस इकोनॉमी को, जो उसकी डिमांड थी ब्रिटिश मार्केट में, अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करके, मतलब ब्रिटिशर जो थे वो अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करते थे, साथ ही साथ वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे. टोटलिटी एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम उसे कहा गया. ड्रेन ऑफ द वेल्थ, थिंकर लाइक दादा भाई नौरोजी in his book Poverty and Un-British Rule in India identified the systematic economic drain imposed by British policies as a hallmark of colonialism. Indian resources were funneled to strengthen British industries and administrative system. जो थिंकर्स हैं जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी उनकी पोवेरिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इम्पोज की जिससे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बेकार हो गई, और साथ ही साथ वो इंडियन रिसोर्सेज को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, जिससे कि उनका जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो स्ट्रॉन्ग हो सके. मार्क्सिज्म, कॉलोनियल स्टेट और बॉर्जियस. इसमें जो कॉलोनियल स्टेट थी, औपनिवेशिक राज्य जो थे वो पूंजीपति वर्ग के रूप में थे, और जो मार्क्सिस्ट थे उनका ये मानना था कि कॉलोनियल स्टेट जो है वो एक टूल है पूंजीपति लोगों के लिए, जिससे कि वो कॉलोनी मतलब जो कंट्री कॉलोनाइज्ड हुई है उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके और उसकी इकोनॉमी को काफ़ी कमज़ोर कर सके, एक तरीके से उस जगह का, उस राज्य का शोषण करना जो कॉलोनाइज्ड हुआ है. रोल ऑफ एक्सप्लोटेशन, मार्क्सिस्ट हाईलाइट दैट कॉलोनीज सर्व्ड एज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वाइल ब्रिटेन मोनोपोलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनियल कंट्री को एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कंसीडर किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो कॉलोनाइज कंट्री से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो उनका प्रोडक्ट करके फिनिश गुड में करते थे, उनको कन्वर्ट, और अपने जो मार्केट थे उसको एक्सपेंड करते थे. ड्रेन ऑफ सरप्लस वेल्थ, उन्होंने जो धन का अधिशोषण किया था, जैसे कि जो ट्रांसफ़र था सरप्लस वेल्थ का, वो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था, वो एक की फीचर था, जहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी वो इंडियन लेबर को एक्सप्लॉइट करती थी, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड हो गया और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट भी हो गया. पोस्ट कॉलोनिज्म, रेसिस्टेंस टू कल्चर सुपीरियरिटी. जो पोस्ट कॉलोनिस्ट थ्योरिस्ट हैं लाइक एडवर्ड सेड और फ्रांसिस फैनन, वो आर्ग्यू करते हैं कॉलोनिज्म का जो इम्पोज है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जिसमें कि जो इंडिजियस ट्रेडिशन और आइडेंटिटीज थी वो नष्ट हो चुकी थी, और साथ ही साथ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया और उसे सुपीरियर माना इंडिजियस ट्रेडिशन और आइडेंटिटीज से. हेट्रोजेनिटी ऑफ इम्पैक्ट, पोस्ट कॉलोनिज्म एक्नॉलेज द वेरिड इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म अक्रॉस रीजन एंड कल्चर. पोस्ट कॉलोनिज्म के बाद कुछ जो इफ़ेक्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, जैसे कि जो एक पर्टिकुलर रीजन थे और उसके जो कल्चर थे वो सब कुछ नष्ट हो चुके थे, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे, और जो अप्रोच था, जो आइडिया थी मोनोलिथिक कॉलोनियल एक्सपीरियंस की, उनको भी वो एक तरीके से उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था. लेगेसी ऑफ कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म के जो क्रिटिक है वो इस बात की काफ़ी आलोचना करते हैं कि जो ब्रिटिश जो मतलब कॉलोनियल टाइम पे की गई थी, जैसे कि इनइक्वालिटी करना, समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देना और वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच को हाईलाइट करना, और जिससे कि वो एक ग्लोबल पावर डायनामिक के रूप में उभरी. What are the major consequences of colonialism in India according to this chapter?
जो कॉलोनिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडिया में वो काफ़ी मल्टीफेसिड थे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन यानी कि आर्थिक शोषण होना और समाज में कुछ परिवर्तन होना, सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन, अनइवन डेवलपमेंट जैसे कि असमान विकास और स्टिमुलस फॉर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहन। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन में इंडिया जो था वो सप्लायर बन चुका था रॉ मटेरियल का, और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बाज़ार बन चुका था। साथ ही साथ ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उसके कारण जो ग्रामीण इलाके थे उसमें ज़्यादातर लोग ऋणग्रस्त हो चुके थे। वहीं पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई थी, यानी कि भूमि का विखंडन हुआ था, जो उनकी ज़मीन थी उनका विखंडन हो रहा था। और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की उनका काफ़ी ज़्यादा विखंडन हुआ, यानी कि डिस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज़ थी। सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी वर इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन ब्रिटिश प्रिंसिपल। जो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी प्रोसेस था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था और इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश के प्रिंसिपल्स पर। Education system were modernized but often aligned with British interests, promoting Western values over local tradition। जो एजुकेशन सिस्टम था उसे भी मॉडर्नाइज किया गया और साथ ही साथ वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ अलाइन था, जैसे कि वेस्टर्न वैल्यूज़ को प्रमोट करना और लोकल ट्रेडिशन को कम करना, यानी कि उनका एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करना उनका मेन मोटिव था। अनइवन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट वर कॉन्सेंट्रेटेड इन ब्रिटेन, लिविंग इंडिया अंडर डेवलपमेंट एंड इम्प्रोविज्ड। जैसे कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट थे वो सारे के सारे ब्रिटेन कॉन्सेंट्रेटेड थे, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्री थी वो उसमें केंद्रित थी, और इंडिया को अंडर डेवलप्ड और इम्प्रोविज्ड कंट्री के रूप में उन्होंने बना दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रेलवे सर्व्ड कॉलोनियल ट्रेड इंटरेस्ट रादर देन लोकल नीड। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी रेलवेज और टेलीकम्युनिकेशन की, वो बेसिकली कॉलोनियल ट्रेड के जो इंटरेस्ट था उसको बढ़ाने के लिए हुई थी, ना कि लोकल नीड को पूरा करने के लिए। Stimulus for nationalism, the exploitative policy of colonialism created widespread dissatisfaction, simulating anti-colonial movement and rise of nationalism in India। जो ब्रिटिश की एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ थी उनके कारण एक तरीके से जो ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियाँ थी उससे पूरे समाज में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो चुकी थी, एक असंतोष की भावना थी, जिसके कारण भारत में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुई और साथ ही साथ नेशनलिज्म का उदय हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। Question number 4. How does each perspective view the role of colonialism in shaping India's development? इसमें हमें इस बारे में बात करनी है कि किस तरीके से जो भी पर्सपेक्टिव थे वो कैसे कॉलोनिज्म और उनके क्या रोल थे कॉलोनिज्म टाइम में इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। लिबरल पर्सपेक्टिव, कॉलोनिज्म इज सीन एज अ रैशनल फेस इन ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री, वाइल एक्सप्लोटेटिव इट इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड लिबरल एजुकेशन which played a role in India's eventual development। जो लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव था उसमें कॉलोनिज्म को एक रैशनल फेस की तरह देखा गया ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री में, जिसमें कि उसमें जो शोषणकारी नीति थी उसके शोषणकारी होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन के तौर पर भी इसे इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि लिबरल एजुकेशन को प्रमोट किया, जिसने इंडिया के जो इवेंचुअल डेवलपमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट व्यू कॉलोनिज्म एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट डिफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी and society to serve capitalist interest. However, they also recognize its role in dismantling feudal system and introducing capitalist structure which inadvertently set the stage for future industrialization। जो मार्क्सिस्ट व्यू था कॉलोनिज्म पर वो उसको एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखा जाता था, जिसने जो पूंजीवाद लोग थे यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसके इंटरेस्ट के लिए
एक तरीके से अपने आप को सर्व किया। और जो इंडिया की व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी और जो भी सामाजिक जो भी मतलब सामाजिक सिस्टम था, जो भी हमारा फेडरल सिस्टम था, उसका विनाश किया। Post-colonial perspective. Post-colonists critic the long-lasting culture and psychological impact of colonialism. They argue that colonialism destroy indigenous system and impose Western ideas, leaving the legacy of inequality and dependence that persist in post-colonial society. जो पोस्ट कॉलोनिस्ट क्रिटिक थे उनका ये मानना है कि जो कॉलोनिज़म था उसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी सोसाइटी में है। जैसे कि वो आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनिज़म के दौरान जो इंडिजियस सिस्टम था, जो कल्चर था, जो भी लेगेसीज थी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। उन पर उनसे मतलब जो लोकल रीजन था, उस लोकल एक तरीके से ट्रेडिशन था, वो ख़त्म होकर वेस्टर्न आइडियाज़ और उनकी वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी, जिससे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई और एक तरीके से ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंस जो थी वो क्रिएट हुई। ये कुछ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।